मूवी की स्टार्टिंग में हमको माइक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि किसी से डरकर भाग रहा होता है। जिस आदमी से डरकर माइक भाग रहा था वो आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। इतना कहने के बाद में वो आदमी माइक को शूट कर देता है, पर तभी माइक की आंख खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि ये उसका नाइटमेयर था। माइक अब डरकर अपने बेड से उठता है, जिसके साथ में उसकी वाइफ एंजी भी होती है। एंजी माइक को कहती है कि ये सब तुम्हारा सपना था, पर तभी माइक अपनी बेटी सोफी को अपने सामने देखता है जो कि काफी समय से उसको देखे जा रही थी। अब ये बात माइक एंजी को भी बताता है, लेकिन इस पर एंजी ये कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और उसी वक्त वहाँ पर सोफी चलने लगती है और दीवार को क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाती है, जो कि काफी शॉकिंग था। माइक काफी हैरान हो जाता है और वो उठकर रूम के बाहर चेक करने जाता है कि तभी माइक को सोफी की आवाज आती है जो कि उसको बुला रही थी। माइक सोफी के रूम में जाता है, जहाँ पर सोफी माइक को बताती है कि वो अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसको डर लग रहा था। माइक सोफी को ये कहता है कि ये सब स्लीप पैरालिसिस की वजह से हो रहा है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब सोफी यहाँ पर डायबिटिक भी थी, जिसके लिए उसका इलाज भी चल रहा होता है, पर इन्हीं बातों के दौरान सोफी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद माइक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब सोफी को हॉस्पिटल ले जाते टाइम एंजी को माइक की सोफी के दीवार क्रॉस करने वाली बात से डर लगने लगता है, क्योंकि उसे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। माइक ये बोलता है कि शायद वो उसका इल्यूजन होगा, क्योंकि उस वक्त वो नींद में ही था। एंजी को सोफी की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। एंजी को अब ऐसा शक होने लगता है कि उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसके बाद में सोफी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, बट जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब डॉक्टर थॉमस सोफी के बैक पर कुछ स्क्रैचेस को नोटिस कर पाते हैं। डॉक्टर को ये लगता है कि शायद सोफी को उसके पेरेंट्स ने मारा है, और जब ये स्क्रैच के निशान डॉक्टर माइक और एंजी को दिखाते हैं तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो सोफी से इन स्क्रैचेस के बारे में पता करता है, लेकिन इसके बारे में उसको वो कुछ भी नहीं बताती। अब इसके बाद में डॉक्टर सोफी से अकेले में भी बात करते हैं कि अगर उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिस पर सोफी थोड़े अजीब से वे में ये कहती है कि आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अब इससे हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि सोफी को भी पता है कि उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी उसका पीछा कर रही है। अगले सीन में हम डॉक्टर और नर्स को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर नर्स को ये बताते हैं कि जैसे सोफी के सिम्टम्स हैं, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पर कार्ल के भी थे, जो कि सोफी का ही दोस्त था और हाल ही में उसकी डेथ हुई थी। नर्स इस पर यह कहती है कि शायद कार्ल से सोफी के अंदर ये इन्फेक्शन आ गया होगा, जिससे कार्ल की डेथ हुई थी। इसके बाद नर्स माइक को बताती है कि सोफी में कार्ल के जैसे ही सिम्टम्स हैं, जैसे कि बैक पर निशान होना, सिकनेस का होना, जिस पर माइक ये कहता है कि डॉक्टर को सोफी का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से करना चाहिए। अब इन्हीं बातों के दौरान वहाँ पर एंजी और सोफी आ जाते हैं, जिसके बाद माइक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद में माइक कार्ल की मदर से उसके डेथ के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी मदर इस बारे में कोई भी बात नहीं करती और वो कॉल कट कर देती है। अब अगले सीन में कैरन नाम की एक लड़की आती है, जो कि चाइल्ड सर्विसेज से थी, जिसको डॉक्टर ने बुलाया था, क्योंकि डॉक्टर को यहाँ पर माइक और एंजी पर शक था कि शायद वही अपनी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे और सोफी के मार्क्स उसी वजह से वहाँ पर आए हैं। लेकिन डॉक्टर की शायद बुद्धि यहाँ पर थोड़ी कम चलती है, क्योंकि कार्ल के और सोफी के सिम्टम बिल्कुल सेम थे। तो या तो यहाँ पर डॉक्टर ने उसके केस में भी बुलाया होगा चाइल्ड सर्विस वालों को, या फिर वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। खैर अब हम देखते हैं कि माइक अपने ऑफिस में रहता है, जहाँ पर वो अपने बॉस से कुछ और लीव्स की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके लिए उसके बॉस उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी ढेर सारी लीव्स ले ली थी। बॉस माइक को ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए और लीव्स चाहिए तो तुमको पूरी तरह से इस जॉब को छोड़ना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन माइक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। अब कैबिन से बाहर आकर माइक को उसका दोस्त रॉन मिलता है, जो कि उसकी इस टेंशन का कारण उससे पूछता है। अब माइक यहाँ पर कुछ बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एंजी का कॉल आता है, जो कि ये बताती है कि सोफी की बीमारी की वजह से उसकी कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है और अभी सोफी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिसके बाद में माइक फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और रॉन को अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। माइक बताता है कि उसे काफी ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें हर बार एक आदमी उसको शूट कर देता है। जिसके बाद ये बात सुनकर रॉन माइक को अपनी गर्लफ्रेंड होप से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च किया करती थी और शायद से वो उसकी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद में माइक कार्ल की मदर से मिलने जाता है, ताकि वो सोफी के साथ हो रही घटनाओं के बारे में और जान सके। अब पहले तो कार्ल की मदर इस पर कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो माइक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ये बताती है कि कार्ल को रातों को नींद नहीं आया करती थी और उसके भी शरीर पर ऐसे ही मार्क्स रहा करते थे। वो बोलती है कि एक रात कार्ल के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है, जब वो कार्ल के साथ में उसके रूम में सो रहे होते हैं, और उसके थोड़े ही दिनों के बाद में कार्ल की भी सडनली डेथ हो जाती है। वो उनको कार्ल के द्वारा बनाई गई एक चीज भी दिखाती है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुम उसे नहीं बचा सकते।
जो कि कार्ल ने नहीं बल्कि उसी स्पिरिट ने लिखा था जो कि उसके पीछे थी। अब ये सब चीजें सुनने के बाद में माइक को और ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि ऐसी ही चीजें अब सोफी के साथ में भी हो रही थी। अब हम रात के सीन को देखते हैं जहां पर एंजी सोफी को सुलाकर कमरे से बाहर आती है, पर अब उसके घर में अपने आप रूम के दरवाजे खुलने लगते हैं। एंजी को ये लगता है कि माइक घर के अंदर आ गया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। एंजी को एक कमरे में किसी आदमी के होने का एहसास भी होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ कपड़े ही रहते हैं। तभी माइक घर के अंदर आता है और वो एंजी को परेशान देखकर उससे इसका रीजन पूछता है, लेकिन एंजी उसको कुछ भी नहीं बताती। अब माइक होप के कुछ वीडियोस को देख रहा होता है ताकि वो अपने नाइटमेयर्स के बारे में कुछ जान पाए, पर तभी उसे अपने रूम में किसी की आवाज आती है, पर तभी वहां पर एंजी आ जाती है, जिससे माइक थोड़ा डर जाता है। अब रात को आराम से माइक सो रहा होता है, पर तभी एक नेगेटिव एनर्जी माइक के पैरों को खींच लेती है। अब माइक इस चीज से डर जाता है और अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके हर जगह पर चेक करता है कि घर के अंदर कोई है तो नहीं, और इतने में ही दरवाजे पर किसी की नॉक होती है। जैसे ही माइक वहां पर दरवाजा खोलता है, वहां पर कोई भी नहीं था। माइक फिर से अंदर आता है, लेकिन अब की बार दरवाजा खुद पे खुद ही बंद हो जाता है। माइक इस चीज से डर जाता है और अब उसे भी घर के अंदर किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होने लगता है। अब अगली सुबह एंजी माइक के गले पर एक निशान को नोटिस करती है, पर ना तो एंजी और माइक दोनों को पता होता है कि ये निशान आया कैसे। जिसके बाद में माइक ऑफिस चला जाता है और एंजी और सोफी खेलने लगते हैं। एंजी यहाँ पर सोफी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ड्रॉ करने के लिए बोलती है, पर तभी एंजी के फोन पर कॉल आ जाता है और वो रूम से बाहर चली जाती है। तभी हमको दिखाया जाता है कि सोफी के हाथ को किसी डीमन ने पकड़ा हुआ था और वो सोफी के साथ में ड्रॉ कर रहा होता है। डीमन यहाँ पर इतना चालाक था कि वो एंजी की जैसी आवाज निकाल रहा था, जिसकी वजह से सोफी भी उससे बातें कर रही थी। अब एंजी को अंदर से सोफी के साथ में किसी की बात करने की आवाज आती है, जिसके बाद एंजी रूम के अंदर चली जाती है। सोफी एंजी को अपनी बनाई हुई ड्राइंग भी दिखाती है, जिसके अंदर सेम कार्ल के जैसी ड्राइंग बनी हुई थी और वहां पर वर्ड्स लिखे थे कि तुम उसको नहीं बचा सकते हो, और ये उसी डीमन ने सोफी के जरिए लिखवाया था। बेसिकली ये एक वार्निंग थी। अब इसी वक्त उनकी फैमिली फोटो भी गिर जाती है और अपने आप फोटो के पीछे भी वही सेंटेंस लिखा रहता है कि तुम उसे नहीं बचा सकते। यानी कि यहाँ पर इस डीमन का मकसद काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। और इसी वक्त एंजी को भी पूरी श्योरिटी होने लगती है कि अब उसके घर के अंदर सच में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है। ऑफिस में माइक के पास फिर से रॉन आता है और उसे परेशान पाकर फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड होप से बात करने के लिए बोलता है, पर माइक अपनी प्रॉब्लम से इतना परेशान था कि वो रॉन की सुनता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। उसी शाम माइक अपने घर के लिए सिक्योरिटी कैमरास लेकर आता है और उसे घर के अंदर लगवाने लग जाता है। अब उसी वक्त एंजी किचन में कुछ लेने जाती है, लेकिन उसका कॉफी कप जो होता है वो कहीं गायब हो जाता है। एंजी अपने कॉफी कप को ढूंढने के लिए हॉल के अंदर आती है, जहां पर उसे टेबल के नीचे टूटा हुआ वास दिखाई देता है। टूटे हुए वास को देखकर एंजी जैसे ही टेबल के नीचे जाती है, उसे एक डीमन का पैर दिखता है और जैसे ही वो टेबल के ऊपर देखती है तो उसके सामने एक डरावना सा डीमन होता है। डीमन एंजी के सामने ही बैठा हुआ था और तभी एंजी जोर से चिल्लाती है और किचन में भाग जाती है। माइक जल्दी से किचन में पहुंचता है और एंजी को डरा हुआ पाता है। वो ये कहने लगती है कि घर में डीमन है, लेकिन माइक को वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। अब वहीं दूसरी तरफ सोफी फिर से ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन अचानक से उसका पेपर अपने आप हवा में उड़ने लगता है और रूम की विंडो के पास पहुंच जाता है। सोफी विंडो के पास जाती है, लेकिन तभी वहां पर वो फिसलकर विंडो से नीचे गिरने ही वाली होती है। सोफी हेल्प के लिए अपने डैड को बुलाती है, जिसको सुनकर जल्दी ही माइक और एंजी वहां पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। अब कुछ ही समय के बाद में उनके घर के अंदर चाइल्ड सर्विसेज से कैरन आती है, जिसे शक होता है कि सोफी के पेरेंट्स उसको टॉर्चर करते हैं, जिसको डॉक्टर ने यहाँ पर भेजा था। ऑफिसर को देखकर माइक थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर एंजी उसे शांत कर देती है। जिसके बाद में कैरन अकेले में ही सोफी से बात करने लगती है। कैरन यहाँ पर सोफी से पूछती है कि उसके पेरेंट्स उसे किसी भी तरह का फिजिकल टॉर्चर तो नहीं करते, जिस पर सोफी मना कर देती है। उसके बाद में कैरन कुछ और सवाल पूछती है, जिस पर सोफी कैरन को डीमन और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें कैरन को समझ में नहीं आती और वो पेपर सोफी ने जो लिखा हुआ था उस पर फिर से वही डीमन सेंटेंस लिखकर आ जाता है, यानी कि तुम उसको नहीं बचा सकते। तभी माइक वहां पर आता है और वो डीमन सेंटेंस को देखकर कैरन से पूछता है कि ये सेंटेंस आपने लिखा है, क्योंकि सोफी को लिखना नहीं आता था। कैरन ये बोलती है कि ये उसने नहीं लिखा है, जिसके बाद में माइक कैरन को वहां से जाने को कहता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एंजी सोफी के रूम में लिखा हुआ वही डीमन सेंटेंस को मिटाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। एंजी अब चिल्लाती है, जिसके कुछ ही
समय के बाद में माइक वहाँ पर आता है और वो दरवाजा खोल देता है। एंजी माइक को कहती है कि इस घर में पक्का नेगेटिव एनर्जी है और माइक भी अब इस बात को मानने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सोफी बाथटब में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर बाथरूम में हमें डीमन का हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद में वो डीमन उसे पीछे से बाथटब में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन कंडीशन वर्स होने से पहले ही माइक वहाँ पर आ जाता है और सोफी को बचा लेता है। अब उसी रात को फिर से माइक को वही सपना आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि गन होल्ड करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक के मरे हुए डैड होते हैं। माइक के डैड माइक से ये कहते हैं कि तुम्हें सोफी को जाने देना चाहिए क्योंकि तुम इसे बचा नहीं सकते। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर ये उसके डैड नहीं थे बल्कि वही डीमन था जो कि उसको यहाँ पर दिमागी तौर पे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। खैर अब सपने के अंदर ही इतना सुनने के बाद माइक जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है उसके डैड शूट कर देते हैं। अब माइक की आंख खुलती है और वो अभी भी खुद को बेड पर लेटा हुआ पाता है, यानी कि उसकी सोल बाहर आ गई थी। और इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट में बता दो और चीटिंग मत करिएगा, आप खुद से बताइएगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। अब माइक अपने कमरे में उसी डीमन को फिर से देखता है जो कि उनके कमरे से होते हुए सोफी के कमरे में जाता है और वहां पर जाकर सोफी की एनर्जी को सक करने लगता है। इसके बाद में माइक डीमन पर हमला कर देता है लेकिन डीमन माइक को चोक कर देता है, जिसके बाद माइक हांफते हुए अपने बेड से उठता है, मीनिंग कि यहाँ पर ये भी माइक का सपना था। तभी माइक को यहाँ पर सोफी की चिंता होती है, जिसके बाद में वो सोफी के रूम में जाकर उसको हक करता है और सोफी ये कहती है कि डैड ने मुझे डार्क एनर्जी से बचा लिया, यानी कि ये पूरी तरह से सपना नहीं था, वो यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था जिसके जरिए वो डीमन से अपनी बेटी को बचा पाया। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सोफी को भी आइडिया था कि उसके घर के अंदर डीमन है। अब अगली सुबह माइक अपने दोस्त रॉन और उसकी गर्लफ्रेंड होप को अपने घर पर इनवाइट करता है, जिसके बाद में होप माइक को ये बताती है कि जो उसके साथ में हुआ था, यानी कि शरीर से सोल का निकलना, उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। फिर इसके बाद में होप माइक को डीमंस की एक किताब दिखाती है जिसके अंदर माइक उसी डीमन को देखता है और उसको पता चलता है कि इन डीमंस को भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है एग्जॉर्सिज्म। होप डीमन के बारे में और बताती है जो डीमन उनके घर में आया है वो एक एंशिएंट डीमन है जो कि प्योर सोल्स पर फीड करता है और सोफी की सोल एक प्योर स्पिरिट है, इसलिए वो सोफी के पीछे पड़ा हुआ है। होप एक दूसरे आदमी के बारे में बताती है जिसे उसी डीमन ने पजेस किया था और उस आदमी ने काफी सारे लोगों को डीमन के पोजेशन में हर्ट किया और कईयों को तो मार भी डाला था, जिसकी वजह से उसको मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके मरने से पहले ही फादर ने उस पर एग्जॉर्सिज्म किया ताकि ये डीमन अगली बार किसी की बॉडी में उसकी परमिशन के बिना ना जा पाए और यही रीजन था कि अभी तक इस डीमन ने किसी को भी पजेस नहीं किया था। यानी कि ये डीमन जो है वो फिलहाल सभी की सोल्स पर फीड कर सकता है, उनको जान से भी मार सकता है, लेकिन वो उनके अंदर नहीं जा सकता, यानी कि उनकी बॉडी को पजेस करके अर्थली प्लेजर्स नहीं ले सकता। खैर होप माइक को स्पेल को कास्ट करने के लिए कहती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो डीमन यहाँ पर है भी या फिर नहीं और उनकी प्रोटेक्शन भी हो सके। इसके लिए एंजी पहले तो नहीं मानती, लेकिन माइक उसे डीमन के बारे में बताकर ये कहता है कि सोफी के लिए हमको ये करना ही होगा, जिसके बाद में एंजी भी स्पेल कास्ट करने के लिए मान जाती है। अब ये सब बैठकर बेड के चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं और उसी स्पेल को कास्ट कर देते हैं, जिसके बाद में माइक अपने सीसीटीवी कैमरा के जरिए अपने फोन में देखता है कि वो डीमन घर के अंदर आ गया है। माइक ये देखता है कि वो डीमन घर के अंदर तो आ चुका है लेकिन वो सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। अब उसी वक्त वो डीमन गुस्से में आ जाता है और उसी बेड को पलट देता है, जिससे सभी बेड से नीचे गिर जाते हैं। डीमन अब यहाँ पर रॉन को पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी सक करके उसको मार डालता है। और ये थोड़ा थोड़ा दम पिशाच जैसा नहीं है जो कि हैरी पॉटर के अंदर था, लगता है इसको एज़्काबान की जॉब से निकाल दिया गया और यहाँ पर आ गया है ये। अब इसके बाद में होप रूम से भागकर किचन में छुप जाती है और एंजी और सोफी स्टडी रूम में छुप जाते हैं। माइक वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। होप अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ सर्कल फिर से बना लेती है और एंजी और सोफी माइक को बचाने के लिए उस रूम में फिर से चले जाते हैं। तीनों एक साथ आ जाते हैं पर इन्हें होप नहीं मिल रही थी और इसके बाद में ये होप को बेसमेंट में ढूंढने जाते हैं और वहां पर डीमन माइक को डराकर उसे नीचे गिरा देता है। माइक स्टेयर से नीचे गिरते पड़ते आता है, जहां पर अगले पल ही सोफी गायब हो जाती है। एंजी जैसे ही सोफी को ढूंढती है उसे सोफी डीमन के पास में दिखाई देती है जो कि उसे पजेस करने वाला था कि तभी माइक उठकर खड़ा होता है और डीमन को सोफी के बदले अपने आप को पजेस करने के लिए अलाउ कर देता है। मे बी यहाँ पर डीमन सोफी को ये बोल रहा होगा कि अगर वो उसको पजेस करने नहीं देगा तो वो उसके मदर एंड फादर को मार देगा, जैसे कि उसने यहाँ पर रॉन को मारा। जिसके बाद डीमन माइक को पजेस कर लेता है, पर तब तक सोफी एक कमरे में बेड के नीचे जाकर पुलिस को फोन करके बुला लेती है। जिसके कुछ ही समय के बाद में माइक जो कि डीमन से पजेस हो गया था वो उस कमरे में आ जाता है और सोफी को हर्ट करने लगता है, पर तभी पीछे से होप आ जाती है और माइक को एक बेसबॉल बैट से हिट कर
करती है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से घर से बाहर भागने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस उनके घर के सामने आती है, वहाँ पर दरवाजे से ये तीनों ही बाहर निकलते हैं, जिसके पीछे पजेस हुआ माइक भी आता है और पुलिस पजेस हुए माइक को देखते ही उसको शूट करती है, जिसके बाद माइक वहीं पर गिर जाता है। अब माइक पर अपने फ्रेंड रॉन के मर्डर और अपनी फैमिली पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उसे मेंटली अनस्टेबल बताकर उसको एक असाइलम में छोड़ देते हैं। जिसके बाद एंजी एक दिन माइक से मिलने असाइलम में आती है और हम देखते हैं कि माइक और एंजी एक दूसरे को देखकर विंक करते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।